मॉर्निंग दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे स्लीप डिसऑर्डर्स। पहला तो आता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। पहले हम देखेंगे कि ब्रेन में कुछ एक्टिविटीज़ होती है, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ईईजी। उसके लिए हमारे पास क्या होती है, 4 वेव्स होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, थीटा, डेल्टा। ठीक है, तो इसमें अल्फ़ा क्या होता है, व्हेन द पर्सन इज़ अवेक। जब आप उठे हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप रेस्ट कर रहे हैं, या फिर बस आंखें बंद कर रखी हैं, तो वो अल्फ़ा वेव्स आएंगी। और ये कौन से रीजन में आएंगी, ऑक्सीपिटोपैराइटल में। जो बीटा है वो कब आती है, जब नॉर्मल वेक पैटर्न हो, या फिर व्हेन फोकस किया हो अपने किसी चीज़ पर, तो ये आएगी फ्रंटल एरिया में। थीटा कब होता है, जब हम जस्ट सोने वाले होते हैं ना, तब ये आती है। और ये कौन से रीजन में आती है, पैराइटल टेम्पोरल रीजन में। और डेल्टा वेव डीप स्लीप में मिलती है, और हमें इसके बारे में इतना पता नहीं है। पहले हम ईईजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। ओके, तो हम आते हैं स्टेजेस ऑफ स्लीप में। 2 तरह की स्लीप होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट को आगे कहते हैं स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं। ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट को पैराडॉक्सिकल स्लीप कहते हैं। ये हम देखेंगे क्यों। पहले हम आते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट में। ठीक है, इसमें कितनी होती है, 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट इज NREM। ठीक है, इसमें क्या है कि पर्सन अभी जस्ट लेटा है, उसने आंखें बंद किया, वो नींद में धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें स्लीप बहुत लाइट है, एकदम से आप कुछ करेंगे उठ जाएगा। इसमें क्या होगा कि अल्फा वेव्स गायब होने लगेंगी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना अल्फा वेव्स कब होती है, जब पेशेंट अवेक हो। अगर वो सोने वाला होगा तो वो गायब हो जाएंगी, और थीटा वेव्स आ जाएंगी। और हमने ये भी पढ़ा था कि थीटा वेव्स कब आती है, जब वेकफुलनेस टू स्लीप यानी अर्ली स्लीप में। ठीक है, फिर आता है स्टेज 2। इट इज़ अ स्टेज विद मैक्सिमम ड्यूरेशन। ठीक है, और इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है, स्लीप स्पिंडल्स एंड के कॉम्प्लेक्सेस। ये MCQ क्वेश्चन है कि स्लीप स्पिंडल्स एंड के कॉम्प्लेक्सेस किस में दिखते हैं, स्टेज 2 ऑफ NREM दिखते हैं। ठीक है, तो इसमें स्लीप स्पिंडल्स में क्या है कि जो रेगुलर वेव्स हैं जो आती हैं स्लीप में, वो आएंगी, पर वो बहुत ज़्यादा आएंगी। और के कॉम्प्लेक्स में है कि वो वेव्स आएंगी, पर वो बहुत ही हाई एम्पलीट्यूड, क्योंकि हाई वोल्टेज डिफरेंस होगा। एंड दीज आर इंटरमीडिएट, नॉट कॉन्टिन्यूस, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा, तो वेव्स वैसी ही रहेंगी। स्टेज 3 की बात करते हैं, तो इसमें स्लीप डीपन हो जाएगी, और हम आ जाएंगे किसमें, डेल्टा वेव में। हमने यहाँ पे पढ़ा ही था कि डेल्टा वेव में स्लीप डीप स्लीप आती है, मतलब डीप स्लीप में डेल्टा वेव्स आती है। जो REM है, उसमें क्या होता है, पल्सेटाइल रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स एंड ग्रोथ हार्मोन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, गोनाडोट्रोपिन्स और ग्रोथ हार्मोन पल्सेटाइल मैनर में होते हैं। अगर हम उनको कॉन्टिन्यूस मैनर में दें तो वो अपनी ही सिक्रीशन को इनहिबिट कर देते हैं, इसलिए वी गिव पल्सेटाइल रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन एंड ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, और इसमें बाकी जो वाइटल्स हो गए, हार्ट रेट, BP, रेस्पिरेटरी रेट, ये डिक्रीज हो जाएगा। फिर हम आते हैं रैपिड आई मूवमेंट पे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि EEG सेम दिखाएगा, सेम एक्टिविटी दिखाएगा एज इफ यू वर अवेक। इसको हम पैराडॉक्सिकल स्लीप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इंसान सो तो रहा है, पर उसकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो एकदम वैसी है जैसा वो उठा हुआ है। तो इसमें बीटा वेव्स मिलेंगे और अल्फा वेव्स भी रिटर्न कर जाएंगी। और हमने पढ़ा ही था कि अल्फा वेव्स कब होती है, जब इंसान अवेक होता है। ठीक है, और रैपिड आई मूवमेंट में रैपिड मूवमेंट ऑफ आइज होती है, इसलिए इसका नाम ये है। और जनरलाइज लॉस ऑफ मसल टोन हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें सब उल्टा होगा। नींद में मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है ना, इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, नींद में पेनाइल इरेक्शन हो सकता है, ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, जो पल्स रेट है, रेस्पिरेटरी BP, ये सब बढ़ जाएगा। और जो भी हम सपने देखेंगे, दे कैन बी रिकॉल्ड ड्यूरिंग REM स्लीप। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये है पोंटोजेनिकुलो ऑक्सीपिटल स्पाइक्स। ठीक है, तो क्या होता है कि पोटेंशियल जनरेट होता है फ्रॉम कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन पॉन्स। फिर वो मतलब कि लार्ज फेजिक पोटेंशियल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, उनका पाथवे डिस्क्राइब किया कि पहले वो जाएंगे पॉन्स में, फिर लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, फिर ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है हमारी REM स्लीप का। ठीक है, REM स्लीप को पैराडॉक्सिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज सिमिलर टू अवेक स्टेट एंड इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। अगर कोई बंदा REM स्लीप में तो उसको उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इन एन 8 आवर स्लीप मैक्सिमम टाइम हम किस में व्यस्त करते हैं, स्टेज मतलब NREM मैक्सिमम टाइम होता है। और जितना बचा कुछ जाए, जैसे 1.5 आवर्स है,
वो REM स्लीप में होता है। और NREM में भी जो मोस्ट ऑफ द स्टेज 4 NREM occurs in the first 1/3 of night where most of the REM sleeps occur in the last 1/3 of night। तो अगर ये स्लीपिंग साइकिल है तो अर्ली में हमें NREM स्लीप मिलेगी और लेटर में हमें रैपिड मतलब REM स्लीप मिलेगी। ठीक है, REM स्लीप क्या होता है, एवरी 100 मिनट्स के बाद रिपीट करता है, रेगुलर इंटरवल्स में होता है। तो हम इंटायर नाइट में कितना 4 या 5 बार सपने तो देख ही लेते हैं। ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर्स में आते हैं तो वी हैव डिसोम्नियाज एंड पैरासोम्नियाज। डिसोम्निया क्या होता है, अब नॉर्मेलिटी ऑफ ड्यूरेशन और क्वालिटी दोनों, या तो ड्यूरेशन कम है या क्वालिटी अच्छी नहीं है। पहले हम आते हैं इंसोम्निया। आप सब जानते हैं इंसोम्निया क्या होता है, कम नींद आना। अगर कोई कॉज फाइंड नहीं हो पा रहा है और बंदे को कम नींद आ रही है या फिर वो सो नहीं पा रहा है, मतलब वो इनिशिएट नहीं कर, वो मतलब लेट जाता है, आंखें बंद करता है, पर उसको नींद नहीं आती, ही कैन नॉट इनिशिएट द स्लीप, या फिर उसको अभी स्लीप जिस अभी स्लीप में उसको मेंटेन करने में दिक्कत है, मतलब वो बीच बीच में उठ जा रहा है। ठीक है, या फिर नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप है, मतलब कि वो सोता तो है पर उसकी एनर्जी वो नहीं होती, रिफ्रेश नहीं हो पाता वो। ठीक है, तो ये हो गया इंसोम्निया। तो इसमें 5-6 हमने पढ़ लिए। पहले तो हमने पढ़ा कि कोई कॉज नहीं मिलेगा हमें, डिक्रीज स्लीप होगी, इनिशिएशन नहीं होगी, मेंटेनेंस नहीं होगी और स्लीप नॉन रिस्टोरेटिव या नॉन रिफ्रेशिंग होगी। तो ये 5 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। इसके ट्रीटमेंट में हम देते हैं बेंजोडाइजेपिन, ज़ोलपीडेम्स एंड अदर हिप्नोटिक्स। ज़ोलपीडेम क्या होता है, सिंथेटिक बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं। ठीक है, अब हम इंसोम्निया में ये पढ़ेंगे पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो मसल है, ठीक है, यूजुअली लेग का, उसमें सडन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ड्यूरिंग स्लीपिंग और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अवेकनिंग हो जाती है। पेशेंट अवेयर नहीं है कि उसको सडन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं पर उसकी नींद खराब हो रही है। एंड पेशेंट रिपोर्ट नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप एंड डे टाइम स्लीपीनेस, मतलब अब उसको रात को नींद आती तो है पर वो एकदम से उठ जाता है, तो उसको वो उसकी अवेकनिंग हो रही है, मेंटेन नहीं कर पा रहा। फिर नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप है क्योंकि बीच बीच में उठता जा रहा है तो वो रिफ्रेश नहीं हो पाया, और इसकी डे टाइम स्लीपीनेस क्यों बढ़ी, क्योंकि वो रात में नहीं सो रहा था। तो इसका भी ट्रीटमेंट है बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स में जो नींद आती है वो एकदम वैसी आती है जैसे नेचुरल है, नेचुरल साइकिल के अकॉर्डिंग आती है। फिर हमारा होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। क्या होता है कि अनकंफर्टेबल सेंसेशंस होते हैं लोगों को, उनको लगता है कि उनके स्किन के नीचे कीड़े घूम रहे हैं, इंसेक्ट्स आर क्रॉलिंग, तो चलते हैं, मूव करते हैं अपने लेग को। अब दिक्कत क्या होती है, जब वो सो रहे होते हैं तब उनको अचानक से रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होने लगता है, उनको ऐसा लगता है कि कोई चल रहा है उनके शरीर के नीचे। तो इस वजह से अब क्या होगा कि पेशेंट सो नहीं पाएगा, सो देयर इज डिफिकल्टी इन इनिशिएशन ऑफ स्लीप। और इसका एक ही अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है रोपिनारोल, दैट इज अ डोपामिन एगनिस्ट। हाइपरसोम्निया की बात करते हैं। हाइपरसोम्निया इज डायग्नोस्ड व्हेन नो अदर केस कैन बी फाउंड फॉर एक्सेसिव स्लीपीनेस। ठीक है, अब क्या होगा, या तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, या फिर डे टाइम में ज़्यादा स्लीपिंगनेस होगी। ठीक है, तो इसमें कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं। पहला हो गया नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी में ये चीज़ें आती हैं, ये 4 चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्लीप अटैक्स आएंगे। जो पेशेंट है वो कहीं पे भी, यानी कि समय, किसी भी समय, चाहे वो दिन हो रात हो, कभी भी वो सो सकता है। कैटाप्लेक्सी क्या है कि लॉस ऑफ टोन हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना REM स्लीप में कि लॉस ऑफ टोन हो जाता है, तो इसमें भी यही होगा और वो एकदम से गिर जाएगा। हिप्नोग्निक, हमने फर्स्ट वीडियो में भी ये देखा था। हिप्नोग्निक क्या होता है, जब आप सोने वाले होते हैं तब अगर आपको कोई हैलुसिनेशन आए तब उसको हिप्नोग्निक हैलुसिनेशन कहते हैं। और एक होता है हिप्नोमिक हिप्पॉम्पिक, सॉरी ये रहा हिप्पॉम्पिक, ये है हिप्गॉगिक, ये है हिप्पॉम्पिक। ये जब हम सोने जा रहे हैं और ये जब हम सो के उठते हैं तब हैलुसिनेशन होता है। स्लीप पैरालिसिस की बात करते हैं तो क्या होगा कि जब भी पेशेंट उठेगा मॉर्निंग में तो वो अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाएगा, सो दिस इज नोन एज स्लीप पैरालिसिस। नार्कोलेप्सी में क्या होता है कि REM स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। नॉर्मली 90 मिनट्स लगते हैं REM स्लीप को रीच करने में, हमने ये पढ़ा था 90 to 100। हाउएवर जो पेशेंट्स नार्कोलेप्सी में होते हैं, जो REM स्लीप है वो बहुत जल्दी रीच कर जाते हैं। ठीक है, सॉरी मैं कह रही थी कि लेटेंसी ऑफ REM स्लीप कम हो जाती है। लेटेंसी ऑफ REM स्लीप मतलब कि कितना समय REM स्लीप को आने में लग रहा है। नार्कोलेप्सी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ हिपोक्रेटिन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि
न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस में, वो एक सिक्रिएट करते हैं एक न्यूरोट्रांसमीटर हाइपोक्रेटिन, एंड दिस इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड कि जिस भी इंसान में हाइपोक्रेटिन नहीं होगा उनमें ये नार्कोलेप्सी के सिम्टम्स आएंगे। और ये किससे एसोसिएटेड है? HLA क्लास 2, ठीक है, ये क्वेश्चन है HLA-DR2 HLA-DQB1, ठीक है। सो नार्कोलेप्सी ऐसा बोला गया है कि एक इम्यून मेडिएटेड डिसऑर्डर है जिसमें जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है जो हाइपोक्रेटिन सिक्रीट करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या होता है, इसका मैनेजमेंट क्या है कि आपको बहुत नींद आ रही है तो आप क्या करोगे, फोर्स्ड नैप्स, ज़बरदस्ती नींद आए या ना आए बस रेगुलर इंटरवल पे सोते जाओ, ठीक है। इसके लिए हम ट्रीटमेंट कर देते हैं मोडाफिनिल, ठीक है, एम्फेटामीन्स भी दे सकते हो जो स्टिमुलेंट्स हैं। फिर हमारे पास आता है क्लाइन-लेविन सिंड्रोम, इसमें ट्रायड होता है, वैसे ये बहुत ही रेयर होता है पर इसमें ट्रायड होता है हाइपरसोम्निया, हाइपरफेजिया, हाइपरसेक्सुअलिटी, ठीक है। तो इसमें भी स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, मतलब नींद ज़्यादा आती है, ठीक है। सो इसको और क्या कहते हैं, इसको क्लोवर-ब्यूसी सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। पैरासोम्नियाज में आते हैं, पैरासोम्निया क्या होता है कि स्लीप आ तो रही है पर वो डिसफंक्शनल है, ठीक है, डिसफंक्शनल इवेंट्स हैं दैट इज एसोसिएटेड विद स्लीप। पहला जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्टेज 4 है, NREM स्लीप डिसऑर्डर देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो NREM है वो फर्स्ट थर्ड ऑफ द स्लीप में प्रेजेंट होगा, जो REM है वो लास्ट 1/3 ऑफ द स्लीप में प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो इसी पीरियड में हमें पैरासोम्नियाज मिलेंगे जो हमारा स्टेज 4 NREM स्लीप डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, ठीक है। इसमें एक खास बात ये है कि इसमें आप रिकॉल नहीं कर सकते इवेंट्स, मैंने बताया था ना कि REM में आप यू कैन नॉट रिकॉल योर ड्रीम्स, और ये बच्चों में ज़्यादा मिलता है। तो पहला होता है नाइट टेरर, ठीक है। पेशेंट क्या होगा कि वो सो रहा होगा और वो एकदम से स्क्रीम करके उठेगा और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, उसको टैकीकार्डिया हो रहा होगा और वो एकदम डरा हुआ होगा पर उसको याद नहीं आ रहा होगा कि वो डरा क्यों है। इसको और क्या कहते हैं, पेवर नॉक्टर्नस, ठीक है। फिर है हमारा स्लीप वॉकिंग, सैमनाबुलिज्म। इसमें क्या होता है कि जो बंदा है उसको याद नहीं रहेगा पर वो एक्टिविटीज़ कर सकता है, रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, वो अपने बेड से उठ सकता है, वॉक पे जा सकता है, ड्राइव कर सकता है इवन, पर इन बंदों को डिफ़िकल्ट टू वेक है, इनको उठाना बहुत डिफिकल्ट होता है और अगर ये उठ जाते हैं तो ये अपीयर कन्फ्यूज कि मैं यहाँ कैसे आ गया। तो ये हो गया हमारा स्लीप वॉकिंग। देन वी हैव स्लीप रिलेटेड एन्यूरिज्म्स, ठीक है, बच्चे गीला कर देते हैं बेड। सो एन्यूरिसिस क्या होता है, वॉइडिंग ऑफ यूरिन एट इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस एंड यूजुअली नॉक्टर्नल होता है 80% केसेस में, ठीक है। ये क्यों होता है, मोस्टली साइकोलॉजिकल साइकोसोशल इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे सिबलिंग राइवलरी, ठीक है, कि एक सिबलिंग को ज़्यादा प्यार मिल रहा है दूसरे वाले को नहीं मिल रहा है तो वो भी अटेंशन सीक करने के लिए बेड वेड करता है साइकोलॉजिकली, मतलब जानबूझ के नहीं। ट्रीटमेंट क्या है इसका, बेड अलार्म। क्या करेंगे, जो बच्चा होगा ना उसके पास एक बेड अलार्म लगा देंगे और जब भी उसको मतलब जब भी वो यूरिन पास करेगा तो अलार्म बजने लगेगा, ठीक है। तो जैसे ही अब वो क्या होगा, कंडीशन हो जाएगा कि अगली बार जब भी उसको वॉशरूम जाना होगा तो वो उठ जाएगा। आप समझिए, जब भी मैंने क्या किया, एक बेड अलार्म लगा दिया और जब भी वो यूरिन पास करेगा तो वो उठ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा स्टिमुलस क्या है, बेल अलार्म, ठीक है। इसमें हमारा कंडीशन स्टिमुलस क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, बेल अलार्म, क्योंकि बेल अलार्म सुन के उठ ही जाएगा। और इसमें कंडीशन स्टिमुलस क्या है कि वो यूरिन पास कर रहा है तो यूरिन पास करने में वो उठ जाए। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ Pavlov's कंडीशनिंग, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग। मेडिकेशंस में हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं जैसे इमीप्रामीन, ठीक है। इंट्रानेजल डेस्मोप्रेसिन इज ऑल्सो गिवन, बेटर ऑल्टरनेटिव है। देन वी हैव ब्रुक्सिज्म मतलब नींद में अपने दांत चबाना, ऐसे आवाज़ आती है ना करते हैं लोग। सो पीपल हु ग्राइंड देयर टीथ एंड मेक वेरी लाउड साउंड्स एंड दिस में डैमेज द इनामल ऑफ टीथ, ठीक है। स्लीप टॉकिंग, वो बोलेंगे वही 3rd और 4th स्टेज में और उनको याद भी नहीं होगा कि उन्होंने क्या बोला, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बस पेरेंट्स को रीअश्योर करते कि ठीक हो जाएगा या फिर खुद ही अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम बेंजोडाइजेपिन्स भी दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। बेंजोडाइजेपिन क्या करते हैं, स्टेज 4 REM की ड्यूरेशन को कम कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से एपिसोड्स भी कम हो जाते हैं। हमने पढ़ा था ना कि लेटेंसी
फिर हम आते हैं अदर स्लीप डिसऑर्डर्स में, नाइटमेयर। नाइटमेयर में क्या होता है कि आरईएम स्लीप के दौरान कोई बुरा सपना आएगा, उस वजह से बच्चा जो एकदम से उठ जाएगा, उसको एंग्जाइटी होगी, टैकीकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, पर इस बार उसको याद होगा कि उसने क्या देखा, मतलब उसको क्यों आया ये अटैक। ठीक है, तो नाइट टेरर और नाइटमेयर में ये डिफरेंस है कि नाइटमेयर्स कैन बी रिमेम्बर्ड। ओके।